हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिश खन्ना आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 10 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि विकास, विकास यानी कि आगे बढ़ना। हर किसी के जीवन में लक्ष्य होता है कि वो आगे बढ़े, चाहे वो एक छोटा सा व्यक्ति हो, चाहे वो एक स्टेट हो, चाहे वो एक कंट्री हो, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। एक व्यक्ति जिसके पास आज साइकिल है वो चाहेगा कि कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उसके पास मोटरसाइकिल हो। कुछ वर्षों के बाद उसकी इच्छा ये रहेगी कि वो एक गाड़ी खरीद ले। कुछ वर्षों के बाद उसकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ेगी और वो चाहेगा कि वो एक बड़ी गाड़ी खरीद ले। अगर वो इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को, अपने इन गोल्स को अचीव कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो डेवलपमेंट कर रहा है। वो डेवलपमेंट यानी कि आगे बढ़ रहा है, वो अपना विकास कर रहा है। तो डेवलपमेंट के अंदर जब भी कभी हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे एस्पिरेशंस आते हैं, हमारे डिज़ायर्स आते हैं, गोल्स को अचीव करना होता है। हमने अपने जीवन में जो जो गोल्स बना रखे होते हैं, जो जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, जब उनको हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आइए अब मैं डिस्कस करता हूँ कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी कुछ लोगों के गोल्स जो हैं वो दूसरे लोगों के लिए कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दूसरे लोगों को पसंद नहीं आते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दो लोग लिए। मैंने यहाँ पर एक लैंडलेस रूरल लेबर लिया और मैंने यहाँ पर एक प्रॉस्पर फार्मर फॉर पंजाब लिया। मैंने एक ऐसा व्यक्ति लिया जिसके पास अपनी कोई ज़मीनें नहीं हैं, वो एक भूमिहीन श्रमिक है। उसकी इच्छाएं क्या क्या है? वो चाहेगा कि मैनी डेज ऑफ वर्क, उसको काम के ज़्यादा दिन मिले। जहाँ उसको साल में 6 महीने काम मिल रहा है वो चाहेगा कि उसको 8 महीने काम मिले, उसको 9 महीने काम मिले। वो एक अच्छी वेज चाहेगा, वो एक बेटर वेज चाहेगा, वो चाहेगा कि वो दैनिक दिहाड़ी जो भी कमा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, वो चाहेगा कि उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। वहीं अगर हम एक पंजाब के प्रॉस्पर फार्मर की बात करते हैं, पंजाब के एक समृद्ध किसान की बात करते हैं, तो वो फार्मर चाहेगा हाई फैमिली इनकम, कि उसकी फैमिली इनकम ज़्यादा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। पिछले साल उसने जितनी इनकम प्राप्त करी थी उससे ज़्यादा इनकम वो इस साल में प्राप्त करे। सेटल चिल्ड्रन अब्रोड, वो अपने बच्चों को बाहर सेटल कर पाए, दूसरे देशों में एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। चीप लेबर, उसको सस्ती लेबर मिले। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि एक लैंडलेस रूरल लेबर चाहता है बेटर वेज, लेकिन एक प्रॉस्पर फार्मर चाहता है चीप लेबर। तो आप ये देखेंगे कि इस लैंडलेस रूरल लेबर के जो डिज़ायर हैं वो इस फार्मर के भी डिज़ायर है, लेकिन वो इससे अपोजिट है। मतलब इसके जो डिज़ायर हैं वो इसके लिए कन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, एक व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं, वो दूसरे को कतई पसंद नहीं आते। अब मैं बात करता हूँ इनकम एंड अदर गोल की। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, या जो इनकम वो पिछले साल कमा रहा था या पिछले मंथ की जो उसकी इनकम थी, इस मंथ वो ज़्यादा इनकम कमाए। इनकम का मतलब हर उस आय से होता है, हर उस चीज़ से होता है, पैसों से होता है जो उसके पास हर महीने आ रहे हैं। चाहे वो उसकी किसी प्रॉपर्टी से उसे प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो उसकी बैंक में सेविंग जो पड़ी है उससे जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, वो कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर सर्विस कर रहा है, कहीं बिजनेस कर रहा है, उससे जो भी उसको एक महीने के अंदर पैसे प्राप्त होते हैं वो उसकी इनकम होती हैं। कहते हैं इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ती है व्यक्ति का लाइफ स्टैंडर्ड और ज़्यादा इंक्रीज होता है। और इनकम और मनी एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति इनकम के साथ साथ कुछ दूसरी फैसिलिटी भी चाहता है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी और फैसिलिटीज़ होती है जो इनकम के अलावा एक व्यक्ति चाहता है। जैसे फैसिलिटी फॉर फैमिली, हर व्यक्ति जहाँ पर जॉब कर रहा है उसको एक अच्छी इनकम मिल रही है, लेकिन वो इसके साथ ये भी चाहेगा कि उसको एक अच्छी फैसिलिटी मिले अपनी फैमिली के लिए। उसकी फैमिली को उस कंपनी के द्वारा जहाँ पर वो काम कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, एक मेडिकल कवर मिले, ताकि उसके परिवार के साथ कभी भी भविष्य में कोई परेशानी हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो काम कर रहा है उसके साथ खड़े हो। इसके अलावा वर्किंग एटमॉस्फेयर, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक व्यक्ति को अच्छी खासी इनकम दी जा रही है, लेकिन अगर वहाँ पर वर्किंग एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है तो व्यक्ति वहाँ पर काम नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी होती है जो हर व्यक्ति चाहता है कि जॉब फैसिलिटी उसको प्राप्त हो। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसका जॉब सिक्योर होना चाहिए। एक व्यक्ति को अच्छी खासी इनकम मिल रही है, लेकिन अगर उसका जॉब सिक्योर नहीं है तो व्यक्ति वहाँ पर काम नहीं करना चाहेगा। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब होता है एक देश का विकास होना। हर देश के अपने कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं। हर देश ये चाहता है कि मैं आने वाले वर्षों में इन गोल्स को प्राप्त करूँ। अगर वो देश उस गोल को प्राप्त कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसका नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इस
बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक देश के जो डिज़ायर होते हैं, एक देश के जो गोल्स होते हैं, कभी कभी वो दूसरे देशों के लिए कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। जैसे एक देश का सपना है परमाणु हथियार बनाना, लेकिन दूसरे देश के लिए उस देश का परमाणु हथियार बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे गोल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के बहुत सारे डिज़ायर हैं। जैसे भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है आने वाले सालों में, भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरना चाहता है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, भारत चाहता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। भारत के यहाँ पर नागरिकों की एक बहुत बड़ी उम्मीद सरकार से हमेशा ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्राप्त हो। डेवलप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ये चाहता है, भारत के नागरिक ये चाहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आगे हम बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। हम किस तरीके से अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि अक्सर ये सुनने पर आता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो कोई तो ऐसा तरीका होता होगा जिसके द्वारा हम अलग अलग देश और कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला चीज़ हमारी आती है एवरेज इनकम, जिसको हम पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। एक देश एक साल में जितने भी पैसे कमाता है, चाहे वो किसी के द्वारा भी कमा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा कमा रहा है, वो उसकी नेशनल इनकम होती है। एवरेज इनकम निकालने के लिए जो भी एक देश की टोटल इनकम होती है उसको उसकी वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये कंट्री ए है जिसके अंदर 3 नागरिक हैं। कंट्री ए का पहला नागरिक 2000 रुपये कमा रहा है, कंट्री ए का दूसरा नागरिक 1000 रुपये कमा रहा है, वहीं उस देश का तीसरा नागरिक 3000 रुपये कमा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी टोटल इनकम 6000 रुपये हो गई। वही अगर मैं कंट्री बी की बात करता हूँ, कंट्री बी में 4 नागरिक हैं और चारों ही नागरिक 1500 रुपये कमाते हैं। तो इस देश की भी टोटल इनकम 6000 रुपये हो गई। एक तरीके से अगर हम टोटल इनकम के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, दोनों देशों की इकोनॉमी बराबर है। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कंट्री ए के सिर्फ 3 नागरिक हैं, वहीं कंट्री बी में 4 नागरिक हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कंपेयर करना गलत होगा, इसलिए हमने दोनों देशों की एवरेज इनकम निकाली। जब हमने कंट्री ए की एवरेज इनकम निकाली तो हमने उसकी टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करा, तो हमारे पास उसकी एवरेज इनकम 2000 रुपीज़ आई। इसी तरीके से जब हमने कंट्री बी की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करा तो हमारे पास 1500 रुपये आया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कंट्री ए की इकनॉमी कंट्री बी की इकनॉमी से ज़्यादा बेटर है। यानी कि पर कैपिटा इनकम एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा हम देशों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर अब हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर कोई देश की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 रुपीज़ पर एनम से ज़्यादा है तो ऐसे देश को रिच कंट्री कहा जाता है। ऐसे देशों को डेवलप कंट्री या विकसित देश कहा जाता है। वहीं लो इनकम वाली कंट्री या डेवलपिंग कंट्री वो देश होते हैं जहां के नागरिक सालाना पर कैपिटा इनकम 37,000 होती है। और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम आपस में देशों को कंपेयर कर सकते हैं, उसमें हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक राज्य के अंदर या देश के अंदर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो कितने बच्चे 1 साल पूरा करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जितना ज़्यादा होता है उतने देश के लिए समस्या होती है। नेक्स्ट होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है 7 साल से ज़्यादा उम्र की पॉपुलेशन के वो लोग जो किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना या बोलना जानते हैं, जिसको हम साक्षरता की दर कहते हैं। तीसरा जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, वो होता है नेट अटेंडेंस रेशो। यानी क्लास 1 से 5 तक के कितने बच्चे उस क्षेत्र में स्कूल जा रहे हैं, और ये भी पर 100 के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं 3 स्टेट्स को। मैंने भारत के 3 स्टेट्स लिए हैं, पंजाब, केरला और बिहार। अगर हम इन तीनों स्टेटों के अंदर देखें तो हम ये देखेंगे कि पंजाब की इनकम इन दोनों स्टेट से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीकों से इन आपस में इन राज्यों को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि केरला हर क्राइटेरिया में इन दोनों राज्यों से काफ़ी आगे है।
तो इनकम ये एक ऐसा मेथड नहीं होता जिससे हम अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग कंट्री को कंपेयर करें। कई और भी ऐसे मेथड्स होते हैं, इसमें IMR हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशो हो गया, जिसके द्वारा हम अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ की। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है वो फैसिलिटीज़ जो सरकार द्वारा उसके नागरिकों को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हमारे सरकार के द्वारा अस्पताल बनाना, हमारी सरकार के द्वारा फ्लाईओवर बनाना, हमारी सरकार के द्वारा पार्क बनाना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स और सर्विस दैट नीड टू लिव वेल। आपकी जेब में पैसा है, लेकिन जब तक पब्लिक फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आप उस पैसे का कोई यूज़ नहीं कर सकते। एक अच्छा जीवन जीने के लिए सिर्फ जेब में पैसा ही होना सब कुछ नहीं होता है। कौन कौन सी ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं? जैसे अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं, रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, फ्लाईओवर्स हैं, एक्सेट्रा, ये सारी हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। अगला टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि आज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, हम उसका इस तरह से यूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन को वो मिलें, उनके लिए वो एक इतिहास ना बन के रह जाए कि ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फॉर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। जो आज हमारे पास है वो हमारे पूर्वजों की देन नहीं है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जब भी हमारा इन्वायरमेंट नीचे गिरता है, तो वो किसी नेशनल या स्टेट बाउंड्री को नहीं देखता। वो इस बात को नहीं देखता कि एक परमाणु बम का प्रयोग इस देश ने करा है तो उसका असर उसी देश के अंदर रहेगा, वो दुनिया के प्रत्येक देश के अंदर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, जिसमें मैंने अपने नोट्स के द्वारा इस चैप्टर को समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक चैप्टर समझ आया होगा। मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको इकोनॉमिक्स और SST के और भी चैप्टर समझाऊंगा। थैंक यू।